वालेकुम, दिस इज़ मी फरमानुल्लाह खान। आज की इस इम्पोर्टेंट वीडियो में हम पीडियाट्रिक हेल्थ नर्सिंग 5th सेमेस्टर के यूनिट नंबर फर्स्ट को एक्सप्लेन करेंगे, जिसका नाम है पर्सपेक्टिव ऑफ पीडियाट्रिक हेल्थ नर्सिंग। तो आज के इस लेक्चर में हम इस यूनिट के थर्ड पार्ट को एक्सप्लेन करेंगे। इस यूनिट का पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड ऑलरेडी मेरे यूट्यूब चैनल पर मौजूद हैं, जिसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। तो वहीं से जाकर आप इस यूनिट के पार्ट सेकंड और पार्ट थर्ड को देख सकते हैं। तो अभी हम एक्सप्लेन करेंगे इस यूनिट के थर्ड पार्ट को, और इसी के साथ इसके जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं तो हम उसको भी मेंशन करेंगे, ताकि आने वाले एग्जाम्स में आपके लिए आसानी हो। तो चलो स्टार्ट कर लेते हैं थर्ड पार्ट को। तो हमारे पास है लीगल एंड एथिकल इश्यूज इन पीडियाट्रिक्स, जो कि हमारे पास इस यूनिट का एक ऑब्जेक्टिव है कि जब हम पीडियाट्रिक्स की केयर करते हैं, उनकी ट्रीटमेंट करते हैं, तो उन ट्रीटमेंट के दौरान हमारे पास लीगल और एथिकल इश्यूज कौन कौन से आते हैं और हमने उनको किस तरह से सॉल्व करना है। तो आज के इस लेक्चर में हम ये तमाम चीज़ें पढ़ेंगे कि जब हम छोटे बच्चों को केयर करते हैं, उनको ट्रीटमेंट देते हैं, उनका कोई प्रोसीजर होता है, तो उस दौरान अगर हमारे पास कोई एथिकल या लीगल इशू आता है तो हमने उसको फिर किस तरह से सॉल्व करना है। हमारे पास है माल प्रैक्टिस इन पीडियाट्रिक सेटिंग। पीडियाट्रिक सेटिंग में हमारे पास जो माल प्रैक्टिस होते हैं, माल प्रैक्टिस किसे कहते हैं? फर्स्ट हमारे पास है नेग्लिजेंस। Negligence is defined as an occasion when a person owes a duty to another and through failure to fulfill that duty causes harm। क्या होता है कि अगर एक पेशेंट, एक स्टाफ की जिम्मेदारी होती है, चाहे वो नर्सिंग स्टाफ हो या कोई और हेल्थ केयर प्रोफेशनल हो, अगर एक पेशेंट मेरी जिम्मेदारी है, मैं एक जगह पे नर्स हूँ, एक पेशेंट मेरी जिम्मेदारी है, और मैं अपनी ड्यूटी ना करने की वजह से उस बच्चे को कोई हार्म मिलता है या कोई नुकसान मिलता है, तो इसको फिर कहते हैं नेग्लिजेंस। कि एक पेशेंट की केयर करना मेरे ड्यूटी में शामिल था, मैंने ड्यूटी सही से नहीं की, मेरी ड्यूटी में कोताही की वजह से अगर एक पेशेंट को नुकसान पहुंचता है तो इसको कहते हैं नेग्लिजेंस। माल प्रैक्टिस किसे कहते हैं? माल प्रैक्टिस इज अ प्रोफेशनल नेग्लिजेंस। माल प्रैक्टिस क्या है? एक प्रोफेशनल गलती है। किस तरह? अगर एक प्रोसीजर का मुझे पता नहीं, एक स्किल का मुझे फुल पता नहीं है, उसके फुल स्टेप्स का मुझे नहीं पता, और वो मैं किसी भी पेशेंट पे परफॉर्म करता हूं और उसको कोई प्रॉब्लम होती है, तो इसको कहते हैं माल प्रैक्टिस। पहली बात। दूसरी बात, अगर एक प्रोसीजर मैं खुद जानबूझ के उसमें या अपनी तेजी की वजह से या टाइम बचाने की वजह से अगर उसमें मैं कोई गलती कर देता हूं, तो फिर इसको कहते हैं माल प्रैक्टिस। और उस गलती की वजह से अगर हमारे पास अगर उस पेशेंट को प्रॉब्लम होती है, उसको कोई नुकसान पहुंचता है, तो इसको कहते हैं माल प्रैक्टिस। तो हॉस्पिटल साइड में जो नेग्लिजेंस होता है या माल प्रैक्टिस होता है, तो इस वजह से जो है अक्सर हमारे पास इश्यूज आती हैं, जिसमें अगर आपने जो है सही से अपनी ड्यूटी परफॉर्म नहीं की या आपने माल प्रैक्टिस किया, तो उस पे पेशेंट या पेशेंट का अटेंडेंट आप पर कानूनी कार्रवाई कर सकता है। तो ये तमाम चीज़ें आगे आने वाली स्लाइड में जो है एक एक करके हम एक्सप्लेन करेंगे। देख ले कि फॉर अ कोर्ट टू रिकॉग्नाइज अ क्लेम ऑफ माल प्रैक्टिस और नेग्लिजेंस, 4 लीगल एलिमेंट मस्ट बी प्रेजेंट। क्या है कि अगर हमारी किसी भी गलती की वजह से पेशेंट को कोई नुकसान पहुंचता है और पेशेंट या उसके अटेंडेंट हम पे कोई केस करते हैं, तो कोर्ट जो है वो 4 चीज़ों को देखेगा, 4 चीज़ों को। उसके बाद वो जो है कह सकते हैं कि हाँ, ये हेल्थ केयर प्रोफेशनल से गलती हुई। फर्स्ट किसको देखेगा? फर्स्ट एलिमेंट है कि देयर मस्ट बी अ ड्यूटी ओड टू द क्लाइंट बाय नर्स। क्या है कि ये जो पेशेंट है, जिसकी हेल्थ में कोई प्रॉब्लम आई है और इसने जो है क्लेम किया है, तो आया ये पेशेंट उस नर्स की जिम्मेदारी था या नहीं? ऐसा वो क्लेम नहीं कर सकता कि अगर पेशेंट एक वार्ड में हो और वो केस करे किसी दूसरे वार्ड वाले नर्स पे। नहीं, अगर वो पेशेंट आपकी जिम्मेदारी था, आपके जो है ड्यूटी में शामिल था या नहीं। सेकंड क्या है? सेकंड हमारे पास द नर्स मस्ट ब्रीच द ड्यूटी, कि आया उस पेशेंट की केयर करना ये नर्स की ड्यूटी थी या नहीं। ऐसा तो नहीं कि नर्स ने अपनी ड्यूटी कंप्लीट की थी, उसके बाद अगर कोई वाकया होता है और आप फिर भी उस नर्स पे क्लेम करते हो, तो इस तरह नहीं है। कि
आया वो उस दौरान नर्स की ड्यूटी थी और उसने ड्यूटी सही से परफॉर्म नहीं की और कोई प्रॉब्लम हुआ, तो फिर जो है उसको आप क्लेम कर सकते हो। थर्ड क्या होना चाहिए, द ब्रीच ऑफ ड्यूटी मस्ट बी द कॉज ऑफ डैमेज। जो डैमेज पेशेंट को हुआ वो इस वजह से हुआ कि वहां पे जो स्टाफ था उन्होंने अपनी ड्यूटी सही से परफॉर्म नहीं की, ड्यूटी में कोताही की। अगर इस वजह से उसको पेशेंट को कोई हार्म मिलता है तो फिर उस कंडीशन में वो क्लेम कर सकता है, कोर्ट में रुजू कर सकता है, उस वो जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल है उस पर क्या कर सकता, उस पर केस कर सकता है। इसके बाद देयर मस्ट बी एक्चुअल डैमेज टू द क्लाइंट, और नर्स या हेल्थ केयर प्रोफेशनल की गलती की वजह से उस पेशेंट को अगर सही से नुकसान मिलता है तो फिर इसका जिम्मेदार कौन है, इसका जिम्मेदार वही हेल्थ केयर प्रोफेशनल हैं। तो इस स्लाइड का मतलब ये है कि अगर हमारी किसी भी गलती की वजह से अगर पेशेंट की कंडीशन खराब होती है या उसको कोई नुकसान मिलता है और वो कोर्ट जाकर हम पर केस करता है तो चार चीजें होनी चाहिए। एक ये कि वो पेशेंट जिम्मेदारी मेरी थी, पहली बात। दूसरी बात यह है कि मैंने अपनी ड्यूटी करने में कोताही की। तीसरी ये है कि मेरी ड्यूटी में कोताही की वजह से उस पेशेंट को प्रॉब्लम हुआ, और जो प्रॉब्लम हुआ तो वो एक एक्चुअल प्रॉब्लम, एक नुकसान था जो उस पेशेंट को मिला। तो इन चार चीज़ों में वो पेशेंट या पेशेंट का जो अटेंडेंट होता है वो हम पे केस कर सकता है। अब अगर इस तरह की गलती हमसे हो जाती है या हम इस तरह की कोताही करते हैं, हम खुद से काम नहीं करते और वो हम पे केस कर ले तो उसका फिर क्या नुकसान होगा वो स्लाइड में आगे आ रहा है तो हम एक्सप्लेन कर देंगे। और ब्रीच ऑफ ड्यूटी में 5R रूल्स भी आता है, तो ये तो आप लोगों को अक्सर लेक्चर्स में मैंने समझाया है कि 5R's किसे कहते हैं, राइट डोज, राइट मेडिसिन, राइट टाइम, राइट रूट और इसके बाद राइट पेशेंट, कि ये 5 राइट का हमने देखना है कि मेडिसिन किस पेशेंट को देनी है, कब देनी है, किस तरह देनी है, कौन सी मेडिसिन देनी है और उस मेडिसिन की कितनी मिकदार देनी है। तो ये 5 राइट्स जो हैं ये हमको याद होने चाहिए। इसमें अगर हम कोई कोताही करेंगे तो ये ब्रीच ऑफ ड्यूटी में आएगा कि अगर एक पेशेंट के मेडिसिन हमने किसी दूसरे पेशेंट को दिए या एक पेशेंट को मेडिसिन गलत दिए या कम दिए या ज्यादा दिए तो ये ब्रीच ऑफ ड्यूटी में आता है। इसके बाद अगर हमसे कोई गलती होती है तो फिर उसका क्या होगा। अगर कोई पेशेंट जो है या अटेंडेंट हम पे क्लेम करता है, कोर्ट में जाके हम पे केस करता है, तो उसका फिर क्या रिजल्ट होगा कि स्टेट नर्सिंग प्रैक्टिस एक्ट एंड पीएनसी रूल्स एंड रेगुलेशन। देखो एक कानून मौजूद होता है, किसी भी जो है हर एक कंट्री का अपना एक कानून होता है जिसमें ये तमाम चीज़ें दी हुई होती हैं कि अगर ये गलती होगी तो इसमें ये सज़ा मिलेगी। तो पीएनसी का भी अपना एक रूल है और हमारे पास स्टेट नर्सिंग प्रैक्टिस एक्ट भी हमारे पास होते हैं जो क्या करते हैं, डिफाइन द स्कोप एंड लिमिटेशन ऑफ प्रोफेशनल नर्सिंग प्रैक्टिस, जो हमें ये बताते हैं कि कौन कौन सा प्रैक्टिस हम कर सकते हैं और कौन कौन सा प्रैक्टिस जो हमारे पास है वो लिमिटेशन है हम पे, वो हम नहीं कर सकते। सेकंड, वेरी फ्रॉम स्टेट टू स्टेट बट हैव कॉमन एलिमेंट, और ये हर एक इलाके के अपने रूल्स होते हैं, हर एक कंट्रीज के अपने रूल्स होते हैं और फिर हर हॉस्पिटल के अपने रूल्स होते हैं। तो उन रूल्स को मुताबिक जो है अगर हमसे कोई गलती होती है तो फिर देखा जाता है कि आया इन्होंने इन रूल्स की खिलाफ वर्जी की या नहीं की। अगर हम पे कोई गलती साबित हो जाए तो फिर क्या होगा। फर्स्ट हमारे पास है फॉर्मल रिप्रीमेंड। फॉर्मल रिप्रीमेंड क्या है कि हम जो है नोटिस दिया जाएगा, हमें एक नोटिस दिया जाता है कि आपने ये गलती की, क्यों की, हमसे एक्सप्लेनेशन मांगी जाती है। सेकंड हमारे पास पीरियड ऑफ प्रोबेशन। पीरियड ऑफ प्रोबेशन किसे कहते हैं कि ये एक ऐसा पीरियड, ऐसा टाइम होता है कि आप जहां पे भी जॉब करते हो आपका काम अंडर ऑब्जर्वेशन होता है, आपकी सैलरी भी इतनी नहीं होती और आप अंडर चेकिंग होते हैं। तो आपका क्या है कि पीरियड ऑफ प्रोबेशन में आपको वो लेकर आ सकते हैं कि वहां पे आपकी हर एक हरकत को फिर नोट किया जाएगा। इसके बाद फाइन्स आप पे जुर्माने भी लग सकते हैं, जो क्या है कि आपके रकम की शक्ल में जो है वो आपसे जुर्माना भी ले सकते हैं अगर इस तरह की गलती आपसे होती है। और इसके बाद लिमिटिंग, सस्पेंडिंग और रिवोकिंग लाइसेंस क्या होता है
कि या तो आपके जो है प्रैक्टिस को वो लिमिट करते हैं कि मतलब आपने बस सिर्फ इतना इतना प्रैक्टिस देना है, आपने और प्रैक्टिस नहीं करना होगा, या आपके प्रैक्टिस वाइज लिमिटेशन आ जाती हैं, या क्या किया जाता है, या आपको सस्पेंड किया जाता है, आपको जॉब से निकाल दिया जाता है। और एक्सट्रीम केस में आपका जो लाइसेंस होता है, चाहे वो पीएमसी का हो या नर्सिंग में हमारा पीएनसी पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल का जो लाइसेंस होता है, हर एक जगह हर एक कंट्री का अपना लाइसेंस होता है, तो वो लाइसेंस आपका वो क्या कर सकते हैं, वो कैंसिल कर सकते हैं, कि जिसके बाद आप जो है किसी भी पेशेंट को केयर करने के जो है इसके लिए अलाउ आपको नहीं किया जाएगा। तो ये हमारे पास वो सजाएं हैं जो आपको दी जा सकती हैं कि अगर आपने किसी भी पीडियाट्रिक्स पेशेंट को जो है उसके केयर में अगर आपसे कोताही हो जाती है और वो आप पर साबित हो जाती हैं, तो ये सजाएं आपको मिलेगी। तो ये आप एमसीक्यूज के लिए याद रख लें। अब हमारे पास एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये आप लोगों ने ऑलरेडी एथिक्स में पढ़ा भी होगा 4th सेमेस्टर में, इन्फॉर्म कंसेंट। इन्फॉर्म कंसेंट किसे कहते हैं? इन्फॉर्म कंसेंट इसे कहते हैं कि जब हम किसी भी पेशेंट पे अगर रिसर्च करना चाहते हैं या उसकी ट्रीटमेंट करते हैं या कोई भी प्रोसीजर होगा या कोई भी सर्जरी होगी, तो उससे पहले हम उससे इजाजत लेंगे, तो इजाजतनामे को कहते हैं इन्फॉर्म कंसेंट। इन्फॉर्म कंसेंट इज द ड्यूटी ऑफ हेल्थ केयर प्रोवाइडर to discuss the risk and benefit of a treatment or procedure with a client prior to giving care। क्या है कि इन्फॉर्म कंसेंट किसी भी पेशेंट से इजाजतनामा लेना, ये हर एक हेल्थ प्रोफेशनल का क्या ही जिम्मेदारी है कि वो उस प्रोसीजर के नुकसानात, उस प्रोसीजर के फायदे, उसमें क्या क्या मसले होंगे, क्या क्या उससे फायदा होगा, क्या नुकसान होगा, इन तमाम चीज़ों के बारे में अपने क्लाइंट को बताएगा और उसके बाद फिर उससे इजाज़त लेगा कि आया मैं अब ये प्रोसीजर परफॉर्म कर सकता हूं या नहीं। तो इसको कहते हैं इन्फॉर्म कंसेंट। इन्फॉर्म कंसेंट में क्या होना चाहिए? नेचर ऑफ प्रोसीजर, कि आप कौन सा प्रोसीजर करना चाहते हैं, कौन सी सर्जरी आप करनी चाहते हैं, तो वो आपके इन्फॉर्म कंसेंट में लिखा होगा क्लियर कट। इसके बाद द रिस्क एंड हैजर्ड्स ऑफ प्रोसीजर, उस प्रोसीजर के कौन कौन से नुकसानात हैं, उस प्रोसीजर से किस तरह के मसले हो सकते हैं, तो उन तमाम से भी आपने पेशेंट को आगाह करना है, आपके इन्फॉर्म कंसेंट में वो भी लिखा होगा। इसके बाद द अल्टरनेटिव टू द प्रोसीजर, आप वो प्रोसीजर करना चाहते हैं तो आया उसके कोई अल्टरनेटिव्स हैं या नहीं। मतलब ये है कि अगर एक सर्जरी हम करना चाहते हैं तो उसके साथ अगर उस पेशेंट का सर्जरी के बगैर भी इलाज होता है तो वो भी हमने फिर उस पेशेंट को बताना होगा। और एंड में द बेनिफिट ऑफ प्रोसीजर, जो हम प्रोसीजर करना चाहते हैं तो उसका मकसद क्या है और उसका बेनिफिट क्या होगा, उसका फायदा क्या होगा। तो इन्फॉर्म कंसेंट में ये 4 चीजें आपके पास होनी चाहिए और ये आप एमसीक्यूज के लिए याद रख लें। इसमें से एमसीक्यूज आप लोगों का आ सकता है कि इन्फॉर्म कंसेंट में क्या क्या चीजें होनी चाहिए। अब हमारे पास हॉस्पिटल में वो कौन कौन से सिचुएशन हैं, छोटे बच्चों को केयर के दौरान वो कौन कौन से सिचुएशन है जहां पे अगर हम इन्फॉर्म कंसेंट ना लें तो कोई बात नहीं। पहले हमारे पास क्या है, इन केस ऑफ इमरजेंसी सिचुएशन, अगर हमारे पास इमरजेंसी सिचुएशन है जिसमें हमने विद इन सेकंड्स कोई जो है क्या करना होगा, इंटरवेंशंस करने होंगे ताकि हम उस पेशेंट, उस बच्चे की जान बचा सकें, तो उस कंडीशन में आप फिर इन्फॉर्म कंसेंट आपने नहीं लेना। क्यों? क्योंकि अगर आप इन्फॉर्म कंसेंट लेंगे तब तक पेशेंट की जान खतरे में जा सकती है, तो उसको खतरे से निकालने के लिए, उसको इमरजेंसी सिचुएशन से बाहर निकालने के लिए, तो आपने उस कंडीशन में अगर इन्फॉर्म कंसेंट ना लें तो कोई बात नहीं। सेकंड, इन केस इफ हेल्थ केयर प्रोवाइडर हैव मेड अ रीजनेबल अटेम्प्ट टू कांटेक्ट द चाइल्ड पेरेंट, अगर आपके पास कोई बच्चा है जिसकी आप केयर करते हैं, उसकी हालत खराब है, अब हेल्थ केयर प्रोफेशनल ने क्या किया, उसके पेरेंट से वो राब्ता कर रहा है, उसके पेरेंट से उसका राब्ता नहीं होता, सही है, तो फिर उस कंडीशन में फिर आप इन्फॉर्म कंसेंट नहीं लेते और डायरेक्टली फिर आप क्या करते हैं, आप फिर केयर स्टार्ट कर लेते हैं। मतलब ये है कि अगर एक बच्चे का एक्सीडेंट हो गया, मिसाल के तौर पे 14 साल का है, 15 साल का है, जितना भी एक्सीडेंट हो गया, हॉस्पिटल आप वो लेकर आ गए कोई बंदा, तो अगर उसके पेरेंट नहीं पहुंचे, आपने कोशिश की उससे कांटेक्ट करने की लेकिन कांटेक्ट नहीं हो पाता, तो उस कंडीशन में फिर आप इन्फॉर्म कंसेंट नहीं लेते और फिर आप पेशेंट की केयर स्टार्ट कर लेते हैं, ट्रीटमेंट स्टार्ट कर लेते हैं। इसके बाद
evaluated and treatment of child for suspected physical or sexual abuse, या फिजिकल या सेक्सुअल अब्यूज हुआ है, हरासमेंट वगैरह हुई है, और आप उसको इन्वेस्टिगेट करते हो, उसको ट्रीटमेंट करते हो कि ये क्या क्या हुआ है, पेशेंट कितना पेशेंट को डैमेज किया है, तो वो जब आप वो देखते हैं तो उसमें अगर आपको उसके पेरेंट इन्फॉर्म कंसेंट ना दें, लेकिन ये उस कंट्री के रूल्स होते हैं कि इस तरह के पेशेंट का फिर आपने सही से इन्वेस्टिगेशन करनी होगी और उसको आपने ट्रीटमेंट देनी होगी। और लास्ट में इन केस ऑफ फोरेंसिक एग्जामिनेशन, अगर कोई फोरेंसिक एग्जामिनेशन है, फोरेंसिक एग्जामिनेशन मतलब ये है कि कोई भी किसी भी पेशेंट की अगर फिजिकल या सेक्सुअल हरासमेंट हुई है, कोई भी हमारे पास इस तरह के वारदात वगैरह हुई है, तो उस कंडीशन में फिर हम क्या करते हैं, फिर पेशेंट की फुल एग्जामिनेशन हम करते हैं छोटे बच्चे की, और हम देखते हैं कि उसके साथ क्या क्या हुआ है या क्या नहीं हुआ। लेकिन यहाँ पे लिखा है कि हम चाइल्ड को कभी भी फोर्स नहीं कर सकते उसके जेनिटल रेक्टल एग्जामिनेशन के लिए। बाकी अगर कोई फोरेंसिक एग्जामिनेशन है तो उसमें अक्सर हम देखते हैं ना कि इस तरह अगर कोई जो है मशकूक तरीके से किसी की डेथ हो जाती है तो फिर उसका लीगल तरीके से पोस्टमार्टम किया जाता है। मतलब अगर उसके अटेंडेंट आपको जो इजाज़त दे या नहीं दे, लेकिन कानूनन ये हेल्थ केयर प्रोफेशनल की जिम्मेदारी है कि अगर वो आपके पास डेड बॉडी हॉस्पिटल तक पहुंच गई तो फिर आपने पोस्टमार्टम करना होगा कि ये किस तरीके से इस पेशेंट की डेथ हुई है। सही है, तो ये हमारे पास वो कंडीशन है जिसमें इन्फॉर्म कंसेंट अगर हम ना लें तो फिर भी कोई बात नहीं होती। तो ये भी आप MCQs के लिए याद रख लें। अब हमारे पास है कि व्हेन अ माइनर कैन कंसेंट फॉर केयर। माइनर यहाँ पे छोटे बच्चों के लिए यूज हुआ है कि चिल्ड्रन के लिए 0 से 1 मतलब पैदाइश से लेके 18 ईयर तक के जो हमारे पास बच्चे हैं तो उनके लिए यहाँ पे माइनर का वर्ड यूज हुआ है। तो माइनर क्या है कि केयर इन्वॉल्विंग प्रेगनेंसी, कंट्रासेप्शन और ट्रीटमेंट ऑफ सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज। यहाँ पे क्या है कि व्हेन अ माइनर कैन कंसेंट फॉर केयर, कि आपके पास चिल्ड्रन कब अपने केयर के बारे में आपको कंसेंट दे सकते हैं, तो ये है कि केयर इन्वॉल्विंग प्रेगनेंसी, कंट्रासेप्शन और ट्रीटमेंट ऑफ सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज। अगर कोई प्रेगनेंसी वगैरह हैं, सही है, जिस तरह हमारे पास फीमेल अगर इस तरह के बच्चियां हैं, फीमेल लड़कियां हैं कि उनकी एज कितनी है, 15 साल है, 16 साल, 17 साल, उनकी जो है क्या है, उनकी प्रेगनेंसी वगैरह हो जाती है, तो अब उनकी केयर जो है तो ये अब आपने फिर उनसे परमिशन लेनी होगी। या कोई कंट्रासेप्टिव प्रोसीजर यूज होता है। कंट्रासेप्टिव प्रोसीजर वो कि जिसमें सेक्सुअल रिलेशन तो हो लेकिन प्रेगनेंसी ना हो, या कोई सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज की कोई ट्रीटमेंट है, तो उस कंडीशन में उस डिजीज, उस कंडीशन के इन्वेस्टिगेशन करना, उसके असेसमेंट करना, उसकी ट्रीटमेंट करना, इन तमाम चीज़ों में फिर आपने उस चिल्ड्रन से, उन बच्चों से आपने फिर कंसेंट लेना होता है। इसके बाद ड्रग एंड अल्कोहल ट्रीटमेंट। अगर हम किसी भी पर्सन का ड्रग एंड अल्कोहल वो अब्यूज करता है और हम उसकी ट्रीटमेंट करते हैं तो फिर हमने उससे परमिशन लेना होगा, ये उसका हक है। इसके बाद इन सम स्टेट emancipated children can make their health care decision by themselves। emancipated children किसे कहते हैं कि वो चिल्ड्रन जिस पे लीगल लॉ अप्लाई ना हो। जिस तरह हमारे पास पाकिस्तान में है ना कि 18 साल से कम बच्चे जो हैं उस पर मुकदमा वगैरह नहीं बनता, तो इस तरह के बच्चों को क्या कहते हैं, एमेंसिपेटेड चिल्ड्रन कहते हैं, जिस पे लीगल लॉज लागू नहीं होते। तो बहुत से कंट्रीज में, बहुत से स्टेट में ये जो हमारे पास बच्चे होते हैं तो वो अपने हेल्थ के बारे में खुद डिसीजन ले सकते हैं। मतलब आप उस पर ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। अगर आपने उसका केयर करना होगा, ट्रीटमेंट करोगे, तो आप फिर उससे परमिशन लोगे। When a minor can consent for care, a minor can consent to care as long as the individual demonstrate the maturity to understand the risk and benefit of the treatment। देखो हम कब किसी भी बच्चे से कंसेंट लेंगे कि अगर वो फुली मेच्योर हो। मतलब ये है कि अगर उसकी एज 18 से कम है, लीगल उससे कम है, लेकिन अगर वो बीमारी को सही से समझ सकता है, उसके रिस्क क्या हैं, उसके बेनिफिट क्या होंगे ट्रीटमेंट के, ट्रीटमेंट क्यों कर रहे हैं, उसका फ़ायदा क्या है, अगर इन तमाम चीज़ों को वो समझता है तो फिर हमने क्या करना होगा, फिर हमने उस बच्चे से भी इजाज़त लेनी होगी उसकी ट्रीटमेंट में।
पेरेंटल कंसेंट आफ्टर डिवोर्स, अगर किसी बच्चे के पेरेंट्स में डिवोर्स हो जाता है और उस पेशेंट की केयर हम करते या ट्रीटमेंट करते हैं तो उस कंडीशन में क्या करना होगा? आफ्टर डिवोर्स द एबिलिटी टू कंसेंट फॉर मेडिकल केयर रेस्ट विद द पेरेंट who has been granted legal custody by the divorce decree, the legal document approved by the court that grant divorce, divides marital properties and specify child custody. क्या है कि अगर हमारे पास इस तरह का बच्चा है जिसके पेरेंट्स में डिवोर्स हुई है, पेरेंट्स में तलाक हुई है, तो हमने उसकी केयर में उसके फादर या मदर में उससे हमने जो है मशवरा लेना होगा, इजाजत लेनी होगी जिसको कानून ने उस बच्चे की जिम्मेदारी दी हो। मतलब ये है कि बच्चा किसके कस्टडी में है, किसकी मलकियत में है, ये कानून ने डिसाइड किया होगा। तो फिर कानूनन बच्चा जिस फादर का होगा या मदर का होगा, फिर उसकी ट्रीटमेंट में हमने फिर उससे क्या करना है? उससे कंसेंट लेना है। लीगल कस्टडी वर फिजिकल कस्टडी, और यहाँ पे फिर हमने ये चीज़ें मालूम करनी होगी कि मतलब ये है कि लीगल कस्टडी किसकी है और फिजिकल कस्टडी। अक्सर इस तरह होता है कि जो है बच्चे 2-3 होते हैं तो फिर वो कानून ये डिसाइड कर लेता है, ये फाइनल कर लेता है कि ये इतने अरसे तक मदर के साथ रहेंगे, जब थोड़े बड़े हो जाएंगे तो फिर 1-2 फादर के पास आ जाएगा। तो इन तमाम चीज़ों को क्लियर करने के बाद फिर हमने पेशेंट की ट्रीटमेंट करनी है और उस पेरेंट से हमने परमिशन लेना होगा, कंसेंट लेना होगा, जिसके पास क्या होगे? लीगल कस्टडी हो गया उस बच्चे का। रिफ्यूजल ऑफ मेडिकल केयर बाय पेरेंट और चाइल्ड, क्या है कि हमारे पास पेरेंट या चाइल्ड क्या केयर से रिफ्यूज कर सकते हैं या नहीं। रिलीजियस बिलीफ स्टेट कैन मेक लीगल डिसीजन फॉर द चाइल्ड, क्या है कि अगर हमारे पास इस तरह के बच्चे हैं जिनके पेरेंट उनकी केयर नहीं करते, ट्रीटमेंट नहीं प्रोवाइड करते, तो उसके लिए फिर आपके पास रिलीजियस बिलीफ भी होते हैं और स्टेट के अपने कवानीन होते हैं। सही है, तो उसके मुताबिक फिर आपने पेशेंट को क्या करना होगा? फिर ट्रीटमेंट देनी होगी। इसके बाद पेरेंट्स पेट्राई, पेरेंट्स पेट्री किसे कहते हैं? पेरेंट पेट्रेस इज अ लैटिन फ्रॉम फॉर पेरेंट ऑफ द पीपल। अंडर पेरेंट्स पेट्रे अ स्टेट और कोर्ट हैज अ paternal and protective role over its citizen or other subject to its jurisdiction। क्या है कि अगर हमारे पास इस तरह को कोई इश्यू आता है तो क्या होता है? तो उस बच्चे के पेरेंट जो है वो कोर्ट बन जाता है। कोर्ट की एक बोर्ड होती है और वो डिसाइड करती है कि इस पेशेंट की ट्रीटमेंट किस तरह हम करेंगे। मतलब ये है कि आपके पास कोर्ट या लीगल वो लोग जो अपने क्या करते हैं, जो सिटीजन के लिए एज अ पेरेंट का काम करते हैं, तो उनको क्या कहते हैं? उनको कहते हैं पेरेंट्स पेट्री। पेरेंट्स पेट्रे, तो ये आप एमसीक्यूज के लिए याद रख लीजिए क्या होता है। ये इसलिए कि अगर आपके पास कोई इश्यू आता है और चिल्ड्रन के पेरेंट्स कोई डिसीजन नहीं ले पाते या चिल्ड्रन के पेरेंट्स अपने जो है चिल्ड्रन के हक में नहीं बोल रहे और उनसे उसको बच्चों को कोई नुकसान मिलता है, तो उस कंडीशन में फिर कोर्ट उसका पेरेंट बन के उसकी फिर उसके बारे में क्या करता है? फैसले करता है। तो इसको कहते हैं पेरेंट पेट्रे। रिफ्यूजल ऑफ मेडिकल केयर बाय parent or child, some state use child abuse status that make medical neglect a form of abuse as a legal justification to take custody of a child who need medical care। क्या होता है कि अगर हमारे पास जो है बहुत से स्टेट ने कवानीन बनाए हैं जिन्होंने आपको ये बताया है कि अगर एक पेशेंट की ये कंडीशन हो जाती है, ये चिल्ड्रन की ये कंडीशन हो जाती है, तो फिर आप लीगली क्या कर सकते हैं? उसकी फिर आप ट्रीटमेंट कर सकते हैं, उसको मेडिकल केयर प्रोवाइड कर सकते हैं। मिसाल क्या है? मिसाल ये है कि अगर आपकी इस तरह कुछ सोसाइटी में इस तरह के बच्चे हैं कि जो क्या है जिनको केयर की इंतहाई ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन अगर उसके पेरेंट अलाउ नहीं करते तो कानूनन जो है आप क्या कर सकते हो? आप उन बच्चों को केयर प्रोवाइड कर सकते हो जिसमें उसका पेरेंट भी कुछ नहीं कर सकते। तो ये हर जगह के अपने कानून होते हैं। जिस तरह हमारे पास लेबर लॉ होता है ना, जो छोटे बच्चों को क्या करते हैं? उनको काम करने नहीं देता। अगर कोई पेरेंट अपने छोटे बच्चों से काम करवाते हैं तो फिर वो उनके पेरेंट्स को अरेस्ट करवाते हैं, उनको सजा देते हैं, उनको अलाउ नहीं करते। द रिलीजियस एग्जेम्पशन क्लॉज ओनली
प्रिवेंट द पेरेंट फ्रॉम बीइंग परसुएटेड फॉर मेडिकल नेग्लेक्ट। क्या है कि रिलीजियस, हमारे पास रिलीजियस प्रैक्टिस भी इस तरह अलाउ नहीं करते उनके पेरेंट्स को कि वो अपने बच्चों के केयर में या उनके ट्रीटमेंट वगैरह में कोई कोताही करे, कोई गलती करे। Obtaining informed consent under special circumstances, कहते हैं कि कुछ स्पेशल हमारे पास circumstances है कि उसमें हम informed consent हमें लेना चाहिए। कि कब? कंसेंट फॉर डोनेशन ऑफ टिश्यू और आर्गन। अगर कोई टिश्यू या आर्गन डोनेट हो रहा है या किसी पेशेंट का हम टिश्यू या आर्गन डोनेट करते हैं तो उससे पहले हम उस बंदे से क्या, उस पेशेंट से, उस चिल्ड्रन से हम इन्फॉर्म कंसेंट लेंगे। अगर वो बहुत छोटा है तो उसके पेरेंट्स से फिर हम लेंगे। इसके बाद कंसेंट फॉर जेनेटिक टेस्टिंग। अगर हमने क्या करना है, किसी बच्चे पे कोई जेनेटिक टेस्टिंग करनी है, कोई हार्मोनल टेस्टिंग उस पे करनी है, कोई भी एक्सपेरिमेंट अगर बच्चों पे होते हैं तो सबसे पहले हमने इन्फॉर्म कंसेंट फिर लेना होगा। इसके बाद कंसेंट फॉर मेडिकल एक्सपेरिमेंटेशन विद चिल्ड्रन। अगर छोटे बच्चों पे कोई मेडिसिन की एक्सपेरिमेंट होती है या किसी भी प्रोसीजर की एक्सपेरिमेंट छोटे बच्चों पे होती है तो उससे पहले आपने इन्फॉर्म कंसेंट उस बच्चे से या उसके पेरेंट्स से लेना होगा। ये स्पेशल सर्कमस्टांसेस है, इनमें इन्फॉर्म कंसेंट लेना इंतहाई ज़्यादा ज़रूरी है। Consent for donation of tissue or organ. If child is too young, the parent or legal guardian may consent for a child. अगर बच्चा आपके पास बहुत छोटा है तो आप उससे पेरेंट से या जो उसके लीगल गार्डियन है, लीगल गार्डियन किसे कहते हैं, जो कानूनन उसके मुहाफिज होते हैं, तो फिर आपने उनसे क्या करना होगा, कंसेंट लेना होगा, उससे आपने इजाज़त लेनी होगी। 3 रिक्वायरमेंट फॉर द माइनर टू बी अ डोनर। अगर एक बच्चा हमारे पास एज अ डोनर होता है तो 3 रिक्वायरमेंट बहुत ज़रूरी हैं। क्या? द पेरेंट हु इज कंसेंटिंग मस्ट बी अवेयर ऑफ द रिस्क एंड बेनिफिट। अगर आप जिस पेरेंट से इजाज़त लेते हो, इजाज़तनामा लेते हो किसी भी आर्गन के डोनेशन के लिए, तो उन पेरेंट्स को पता होना चाहिए कि उस प्रोसीजर के क्या नुकसानात हैं, उसके क्या क्या प्रॉब्लम के इम्कानात हैं। Second, the child primary caregiver must be able to provide emotional support for a child। और जो बच्चे के प्राइमरी केयर गिवर हैं, उसके जो पेरेंट्स हैं, फादर मदर जो उसे, तो वो इस तरह होने चाहिए कि वो उस बच्चे को इमोशनली सपोर्ट करे, कि उस कंडीशन में वो उसको इमोशनली सपोर्ट करे। तो तब हमने क्या करना होगा, ये हमारे कंसेंट में ये लिखना है, ये चीज़ हमने कंफर्म करनी है आर्गन डोनेशन से पहले। इसके बाद थर्ड हमारे पास है, देयर मस्ट बी अ क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन द डोनर एंड द रिसिपेंट। डोनर और रिसिपेंट के दरमियान एक क्लोज रिलेशनशिप होना चाहिए। क्यों? अगर रिलेशन ना हो तो फिर उसमें क्या है, एक तो ये है कि रिलेशन होगा तब इंतज़ाम ज़्यादा ज़रूरी है, तब आप किसी भी बच्चे से कोई आर्गन डोनेट कर सकते हैं किसी दूसरे बच्चे को। सेकेंड बात यह है कि अगर वो क्लोज वो नहीं होंगे, क्लोज रिलेटिव नहीं होंगे, तो फिर आर्गन के क्या, आर्गन के डैमेज होने का फिर खतरा होता है। वो इम्यून सिस्टम, हमारी जो इम्यूनिटी वगैरह होती है, जो रिएक्शन होते हैं किसी भी आर्गन के खिलाफ हमारे बॉडी में, तो फिर उस वजह से अगर वो आर्गन आप उसमें फिट भी करो, उस आर्गन आप उस किसी बंदे को वो डोनेट भी करे, लेकिन उसके लिए उसका कोई फायदा नहीं होगा। सही है। तो इन चीज़ों में जब टिश्यू या आर्गन की डोनेशन होती है तो हमारे कंसेंट में ये 3 पॉइंट्स लाजमी होने चाहिए। ये आप एमसीक्यूज के लिए याद रख ले, इससे एमसीक्यूज आ सकता है। Consent for genetic testing, dilemma created by new technology, the benefit and the risk should be discussed with a child if appropriate। अगर हम कोई जेनेटिक टेस्टिंग करते हैं तो हमारे पास आजकल न्यू टेक्नोलॉजी आई है जिसमें बहुत से प्रॉब्लम भी हो सकते हैं, बहुत से चेंजेस उसमें आ सकते हैं। जिस तरह हमारे पास आजकल टेस्टिंग होती है ना, हार्मोनल थेरेपी वगैरह होती है, जेंडर चेंज जिसमें आ जाते हैं, जिसमें मेल फीमेल बन जाता है, फीमेल मेल बन जाता है। इस तरह हमारे पास और भी जो है हार्मोनल थेरेपीज वगैरह होती हैं, जेनेटिक टेस्टिंग वगैरह होती हैं। तो उसमें क्या है, उसमें ये है कि आप तब जो है वो टेस्टिंग कर सकते हैं। आप उस कंसेंट लेने के से पहले आप इन चीज़ की यकीन दहानी आपने करनी है कि उसके जो जेनेटिक टेस्टिंग जो है उसके जितने भी फ़ायदे हैं, जितने भी नुकसानात हैं, वो आपने बच्चे के साथ डिस्कस किए हैं या उसके पेरेंट्स के साथ। पेरेंट और गार्डियन कैन कंसेंट फॉर द टेस्टिंग। उसके पेरेंट भी या गार्डियन भी आपको कंसेंट दे सकते हैं, लेकिन उस कंडीशन में जब वो बच्चे छोटा हो, जब वो खुद आपको कंसेंट न दे सके।
Genetic testing should not be performed on a child unless the result of the test will serve the best interest of the child. क्या है कि जेनेटिक टेस्टिंग आपने बच्चे पे उस वक्त तक परफॉर्म नहीं करनी जब तक आप श्योर नहीं होते कि हाँ ये टेस्टिंग का इस पेशेंट को फायदा होगा। अगर उसमें थोड़ा सा भी नुकसान हो तो तब आपने जेनेटिक टेस्टिंग बच्चे पे नहीं करनी। सही है। Consent for medical experimentation on children. All research facilities that receive federal fund must comply that with federal regulation that require review of all experimental protocol by an institutional review board. जो हमारे पास institutional review board होते हैं, जो experimental board हमारे पास होते हैं, तो उन्होंने special rules and regulation दिए होते हैं। तो उन rule and regulation को follow करते हुए आप तब किसी भी पेशेंट पे अगर आप एक्सपेरिमेंट करते हैं उससे पहले आपने वो लीगल और एथिकल एस्पेक्ट्स को देखना होगा। फेडरल रेगुलेशन रिक्वायर द कंसेंट ऑफ वन आर बोथ पेरेंट एंड द एसेंट ऑफ द चिल्ड्रन डिपेंडिंग ऑन द अमाउंट ऑफ पोटेंशियल रिस्क एंड बेनिफिट एसोसिएटेड विद द ट्रीटमेंट और प्रोसीजर। क्या है कि जो फेडरल रेगुलेशंस होते हैं तो वो उस बच्चे के पेरेंट से बाकायदा परमिशन लेंगे, उनसे कंसेंट लेंगे और क्या होगा ये बात उनको समझानी होगी कि ये जो एक्सपेरिमेंट होता है इसमें बच्चे को क्या फ़ायदा होगा, क्या नुकसान होगा और नुकसान की कितने परसेंट जो है कितना पोटेंशियल रिस्क पे वो हैं। तो ये तमाम चीज़ें ट्रीटमेंट के से रिलेटेड, प्रोसीजर से रिलेटेड, एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड आपने बच्चे के पेरेंट्स को बताना होगा। अब हमारे पास है कॉन्फिडेंशियलिटी। कॉन्फिडेंशियलिटी किसे कहते हैं ये भी हमारे पास एथिकल एक प्रिंसिपल है जो आप लोगों ने 4th सेमेस्टर में पढ़ा होगा कि कॉन्फिडेंशियलिटी इसे कहते हैं कि अगर एक पेशेंट की हम केयर करते हैं तो उस केयर से रिलेटेड उसके जितने भी इंफॉर्मेशन है तो हमने उस पेशेंट के परमिशन के अलावा हमने जो है वो किसी के साथ शेयर नहीं करने। अगर वो परमिशन देगा तब हम शेयर करेंगे, अदरवाइज उसकी जितनी भी इंफॉर्मेशन होंगे वो हमारे पास क्या रहेंगे, उस पेशेंट के हमारे पास अमानत रहेंगे। इसको कहते हैं कॉन्फिडेंशियलिटी। द राइट टू कॉन्फिडेंशियल हेल्थ केयर इज प्रोटेक्टेड बाय पीएनसी द एथिकल कोड्स ऑफ कंडक्ट। ये पीएनसी की तरफ से एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट है कि हमने हर पेशेंट के लिए कॉन्फिडेंशियल रहना है। कॉन्फिडेंशियलिटी इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन क्लाइंट एंड हेल्थ केयर प्रोवाइडर। अगर हम कॉन्फिडेंशियल हैं, पेशेंट हमें जो बताते हैं अपने बारे में और कहते हैं कि आप किसी के साथ शेयर ना करो, अगर हम किसी के साथ शेयर नहीं करते तो पेशेंट और क्लाइंट के दरमियान जो रिलेशन होता है, पेशेंट और नर्स के दरमियान वो आपके पास क्या वो स्ट्रांग रिलेशन होता है। तो ये एक एसेंशियल रिलेशनशिप बनाता है। इसके बाद क्योंकि अगर आपसे वो बातें करेगा और वो आप पे ट्रस्ट उस तरह बनेगा तो फिर उससे फायदा क्या होगा, उससे फायदा ये होगा कि आपको न्यू चीजों का आपको फिर वो पेशेंट बताएगा अपने बारे में, वो कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको देगा। नर्स हैज अ ड्यूटी ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी और ये कॉन्फिडेंशियलिटी ये नर्स की ड्यूटी है। क्या है कि किसी भी पेशेंट की कोई भी कंडीशन, कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन, जिस तरह हमारे पास कुछ पेशेंट ये ड्रग अब्यूज होते हैं, कुछ लोग अल्कोहल वगैरह यूज़ करते हैं, कुछ लोग जो है ये कंट्रासेप्टिव वगैरह प्रेगनेंसी से रिलेटेड बहुत सी इस तरह इंफॉर्मेशन होती हैं जो कि कॉन्फिडेंशियल होते हैं, जो एक पेशेंट के हमने किसी और के साथ क्या करने शेयर नहीं करने होते। अब यहाँ पे लिखा है कि व्हेन अ माइनर कैन रिसीव कॉन्फिडेंशियल केयर, कि कौन से कंडीशन में हमारे पास चिल्ड्रन, माइनर यहाँ पे चिल्ड्रन की यूज हुआ है कि चिल्ड्रन जो है उसका हमने कॉन्फिडेंशियलिटी उसकी बरकरार रखनी है। कंट्रासेप्शन ट्रीटमेंट ऑफ सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, अगर कोई कंट्रासेप्टिव इशू है या सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है तो उस कंडीशन में पेशेंट की इंफॉर्मेशन हमने छुपा मतलब अपने साथ रखनी है, किसी और के साथ शेयर नहीं करनी। ड्रग एंड अल्कोहल ट्रीटमेंट अगर है या मेंटल हेल्थ केयर अगर हमारे पास है, कोई पेशेंट वो डिप्रेशन वगैरह का शिकार, वो कहते हैं कि आप मेरी केयर करो लेकिन किसी के साथ शेयर ना करना कि मुझे ये मेंटल प्रॉब्लम है। सही है। या हमारे पास HIV टेस्टिंग वगैरह है, तो इन कंडीशन में हम क्या करेंगे, किसी भी बच्चे के हम इंफॉर्मेशन को हमने कॉन्फिडेंशियल रखना है, उसके इंफॉर्मेशन को हमने किसी के साथ शेयर नहीं करना। लेकिन यहाँ पे एक बात भी हुई है कि ये तमाम डिपेंड करता है स्टेट के कानून और वहाँ के रेगुलेशंस भी।
ऐसा नहीं कि पेशेंट कोई गलत काम करने जा रहे हैं और हम कहते हैं कि नहीं ये कॉन्फिडेंशियली इसने सिर्फ मुझे बताया, अब मैं किसी और को नहीं कहूँगा। मिसाल के तौर पे अगर कोई पेशेंट मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम है और वो कहते हैं कि मैंने इस बंदे को मार देना है, तो फिर उस कंडीशन में फिर हमने क्या करना होगा, हमने इन्फॉर्म करना होगा लोगों को, उसके अटेंडेंट वगैरह को, कि इसके इस तरह के कंसेप्ट और इस तरह की बातें चलती हैं। तो ये अदरवाइज अगर लॉज और रेगुलेशंस के मुताबिक जो है नॉर्मली इन चीज़ों में हमने पेशेंट के क्या उसके इंफॉर्मेशन को कॉन्फिडेंशियल रखना है। और लास्ट स्लाइड हमारे पास है कि व्हेन अ हेल्थ केयर प्रोवाइडर कैन ब्रीच कॉन्फिडेंशियलिटी, कि हमारे पास जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर होता है तो वो किस कंडीशन में कॉन्फिडेंशियलिटी मतलब किस कंडीशन में पेशेंट के इंफॉर्मेशन को लीक कर सकता है। तो वो 4 एक्सेप्शन है। मैंडेटरी रिपोर्टिंग लॉज फॉर चाइल्ड एब्यूज, अगर आपके पास क्या है कि चाइल्ड एब्यूज लॉ के मुताबिक अगर कुछ इस तरह की इंफॉर्मेशन है, मिसाल के तौर पे कुछ इस तरह का केस हुआ जिसमें चाइल्ड एब्यूज हुए, आपने इन्वेस्टिगेशन की, आपको कुछ चीज़ें पता चली कि हाँ इस बच्चे की हरासमेंट हुई है या एब्यूज वगैरह हुआ है, तो फिर आपने ये बात नहीं छुपानी। Second, mandatory injury reporting laws that apply to all clients who are injured by a weapon or criminal act. किसी भी क्रिमिनल एक्ट की वजह से, दहशतगर्दी वगैरह की वजह से या किसी भी वीपन की वजह से अगर बच्चे को कोई नुकसान पहुंचता है और ड्यूरिंग एग्जामिनेशन हमें पता चला, तो इसमें भी हमने क्या कॉन्फिडेंशियल नहीं रखना, बल्कि लॉ और कानून के मुताबिक उसके जो है क्या करना है, उसको डिस्कस करना है हॉस्पिटल अथॉरिटी से, लीगल कानून वगैरह से। इसके बाद थर्ड, पब्लिक हेल्थ लॉ दैट रिक्वायर रिपोर्टिंग इन्फेक्शियस डिजीज टू द लोकल हेल्थ डिपार्टमेंट। तो बिल्कुल वही बात है, अगर जिस तरह हमारे पास कोई इन्फेक्शियस डिजीज जो होते हैं, मिसाल के तौर पे अगर किसी भी पेशेंट का कोई टीबी आ जाता है या HIV वगैरह जो है वो क्या होता है, वो हमारे पास डायग्नोज हो जाता है, वो कहते हैं कि जी इसको आप क्या करो, इसको आप छुपाओ। लेकिन अगर वो बात आप छुपाएं तो उस वजह से उसके अपने फैमिली मेंबर को भी वो डिजीज हो सकता है या बाकी पब्लिक को भी नुकसान पहुंच सकता है, तो उस कंडीशन में फिर आपने कॉन्फिडेंशियल नहीं रहना होगा। और उसके बाद अ ड्यूटी टू वार्न थर्ड पार्टी, क्या मतलब ये है कि आपके पास इस तरह का पेशेंट आ गया, उसकी ये कंडीशन थी, आपने वो कंडीशन देख ली, तो किसी थर्ड वन को अगर आप उस बंदे की मिसाल देते हो उस थर्ड वन को वार्न करने के लिए, तो फिर आपने क्या करना होगा, तो तब आप कॉन्फिडेंशियलिटी को ब्रीच कर सकते हो। मतलब क्या है, मतलब ये है कि अक्सर हमारे पास हॉस्पिटल में इस तरह के पेशेंट आते हैं, वे मोटरसाइकिल वगैरह एक्सीडेंट उनके हो जाते हैं, तो हम क्या करते हैं, तो हम जब पब्लिक को टीच करते हैं कम्युनिटी लेवल पे, जब हम लोगों को एजुकेट करते हैं इस तरह से हादसों से बचने के लिए, तो फिर हम उनको मिसालें देते हैं कि इस तरह हमारे पास पेशेंट आया था तो इस वजह से इसको ये प्रॉब्लम हुई थी। तो अगर हमने थर्ड पार्टी को वार्न करना है तो उस कंडीशन में हम कॉन्फिडेंशियलिटी को ब्रीच कर सकते हैं। तो ये हमारे पास पीडियाट्रिक हेल्थ नर्सिंग यूनिट नंबर 1 का लास्ट पार्ट था, जिसको हमने अच्छे तरीके के साथ एक्सप्लेन किया। फिर भी किसी का कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट आप हमसे पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।